अलजेब्रा वाले पार्ट पे आ रहे हैं। अलजेब्रा वाले पार्ट में कुछ फॉर्मूले, नंबर फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस नोट करके चल रहे हैं, आप लोगों को याद होंगे, प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, a प्लस बी, a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मालूम है ये, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे माइनस कर दिया तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपके पास में a क्यूब देगा, ये माइनस बी क्यूब देगा, ये पॉजिटिव a स्क्वायर भी देगा, ठीक है। और ये आपके पास में ये आपका माइनस a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये माइनस बी a स्क्वायर देगा, और ये आपके पास में माइनस बी a स्क्वायर और ये प्लस बी a स्क्वायर कैंसिल होकर के खत्म हो जाएगा। तो ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आते हैं हम लोग सीरीज पर। सीरीज में आपके पास में पहली सीरीज होती है एपी। एपी का मतलब कोई भी एक नंबर लगातार ऐड हो रहा है, सपोज 1 प्लस, बाकी फॉर्मूले जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा। इसका यूज तो हम लोगों को हर एक जगह पे मिल सकता है, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, या बी क्यूब माइनस टी क्यूब हो गया, कहीं पर भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये तो आपको पहले से एक फॉर्मूला देखिए हम लोगों को यहाँ पे मिस हुआ, नंबर 4 क्या होता है, पॉजिटिव वाला भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, दो क्यूब वाले हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो ये आ गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अलजेब्रा के पास इतनी फॉर्मूले सफिशिएंट है, ठीक है। नंबर 6 पे आए, 6 पे हम लोग यहाँ पे सीरीज पे आते हैं, ठीक है। तो सीरीज में आपके पास में जो पहली सीरीज है वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब किसी भी नंबर में बस एक कांस्टेंट नंबर लगातार ऐड हो। आपने 1 में 4 ऐड किया तो 5, 4 ऐड किया 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। ये सीरीज हमारी किसी नंबर पे एंड भी हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट लेंथ की है। अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो ये लास्ट में जाकर के हो सकता है कोई एक नंबर फिक्स पे जाकर के रुक जाए, या ये 21 तक ही है सपोज, तो अगर ये 21 तक है तो ये हमारे पास में हो गई फाइनाइट सीरीज। अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज। तो अब आप खुद ही देखें कि इनफाइनाइट सीरीज का अगर समेशन पूछा जाएगा तो इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि लास्ट में इनफाइनाइट है। फाइनाइट सीरीज अगर चल रही है हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लेते हैं कि अगर आपके पास में पहला टर्म ए है, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये फाइनाइट सीरीज चल रही है। इसमें एपी का हम लोगों का जो सीरीज चल रही है, इसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस, मैथमेटिक के टर्म है, यानी कि डी का मतलब कितना कितना डिफरेंस ऐड हो रहा है। पहले टर्म में डी ऐड हुआ तो दूसरे टर्म में एक और डी ऐड हुआ, अगले वाले टर्म में तो 2d हो गया, एड इस टाइप से निकल के आ गया। तो इसके जो हमारे पास में जो फॉर्मूले हैं एपी के लिए, nth टर्म, अगर आपको एपी में nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है, हम लोग यहाँ पे टी नाम दे देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा a प्लस, बताइए दूसरा टर्म था ये पहला टर्म, ये दूसरा था, दूसरे टर्म में एक बार डी ऐड हुआ, तीसरे टर्म में 2 बार ऐड हुआ, तो अगर nth टर्म निकालना होगा तो वो उसमें एक कम करके हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर 10वां टर्म निकालना है तो उसमें 9d ऐड करेंगे, 11वां टर्म ऐड कर निकालना है हमको तो 10d ऐड करेंगे, और अगर हमको यहाँ पे समेशन निकालना है, समेशन ऑफ n टर्म, तो ये हो जाएगा Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको आप फॉर्मूले को नोट करिए।
एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास में 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब बताइए पहले ये कि ये एपी है कि नहीं है, हम लोगों को चेक करना है। तो कोई भी एक कॉमन नंबर जो है वो ऐड हो रहा है लगातार। हम लोगों ने 2 ऐड किया तो 2 1 + 2 3 3 + 2 एंड इस टाइप से मालूम पड़ गया। आपसे पूछा जाए कि इसका 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लें तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इस फॉर्मूले में आपको, इस सीरीज में आपको पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है 1, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस है, पहला दूसरा, दूसरे में तो ये 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो 10th टर्म जो निकल के आएगा वो फॉर्मूला हमारे पास में a + n - 1 × d। तो पहला टर्म 1, n हमारा 10 है तो 10 - 1 × d की वैल्यू 2 हो गई। तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो है वो दैट इज ए से स्टार्टिंग होती है। तो ये आ गया 9 × 2, ये आ गया 19। ठीक है, तो यहाँ पे 10th टर्म कौन सा आ रहा है 19। हम लोग इसको चेक करें, देखिए तो डायरेक्टली चेक हो जाएगा। ये हो गया 11 13 15 17 19, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10। तो 10th टर्म की वैल्यू 19 निकल के आ गई। अब आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे 10 टर्म का एडिशन करना है, टोटल जितने भी नंबर्स हैं। फाइंड समेशन ऑफ 10 टर्म्स। स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का अगर समेशन निकालना है तो फॉर्मूला लगाए हम लोग S10, S मतलब समेशन। तो इस फॉर्मूले को लगाएं, फॉर्मूला हमारा n/2 2a + n - 1 × d। पुट कर देते हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई 10/2, ये हो गया 2, a की वैल्यू 1 ही चल रही है, ये आ गया 9 × d 5, ये हो गया 2 + 18 100। तो ये 10 टर्म का अगर समेशन हम लोग कैलकुलेटर से भी देखेंगे तो हमको डायरेक्टली यहां से लेके यहां तक का इसका समेशन जो आएगा वो 100 आएगा। आपसे पूछा जाए कि इसकी अगर इनफाइनाइट सीरीज होती तो इसका समेशन कितना आता, तो इनफाइनाइट सीरीज का समेशन इनफाइनाइट आता, क्योंकि अगर कोई भी नंबर लगातार बढ़ रहा है जिसमें d की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चल रही है तो उसका समेशन हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। तो कोई भी टर्म लगातार कॉमन टर्म यहाँ पे ऐड होता चला जा रहा है तो उसकी वजह से हमको मिलती है यहाँ पे एपी। दूसरे टाइप की सीरीज, दूसरे टाइप की जो सीरीज होती है उसमें किसी भी टर्म में उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होता है, कॉमन रेशियो का, उसको बोलते हैं हम लोग नंबर सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। पहला टर्म हमारा a, अगले टर्म में हमने इसमें r का मल्टीपल किया तो ये आ गया a × r, अगले टर्म में एक और r का मल्टीपल कर दिया तो ar², एक और r मल्टीपल हुआ ar³ एंड सो ऑन। एक कॉमन नंबर लगातार मल्टीपल हो रहा है तो a हमारा फर्स्ट टर्म ये आ गया, पहला टर्म हो गया। ar जो चल रहा है कॉमन रेशियो, इसका नाम है कॉमन रेशियो। इसमें भी हमारी फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है। तो अगर हम लोग यहां पर nth टर्म की वैल्यू निकालें, nth टर्म, nth टर्म तो हमारा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट सीरीज में भी निकाला जा सकता है, किसी में भी। तो ये आ जाएगा Tn = a r⁻n - 1। आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर तीसरा टर्म निकालना तो एक पावर कम है ar², चौथे टर्म में एक पावर कम हो गई तो हमको यहाँ पे nth टर्म में एक पावर कम करके लिखना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या दें समेशन का फॉर्मूला,
तो समेशन का फॉर्मूला जो मिलेगा हमको Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। डिनोमिनेटर से पहचान में आता है r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो r माइनस 1 होगा। यही फॉर्मूला हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, जब हमारा r की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। क्लियर? अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये सीरीज इनफाइनाइट पे जाकर के इनफाइनाइट नंबर देने लगेगी, इसलिए ग्रेटर देन 1 में कभी भी इनफाइनाइट सीरीज नहीं हो सकती है, समेशन नहीं निकाल सकते। लेस देन 1 में हम लोग हमेशा इसका इनफाइनाइट सीरीज का भी समेशन निकाला जा सकता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास में कोई इनफाइनाइट जीपी है, पहला टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। तो उस केस में nth टर्म का फॉर्मूला सेम Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, और उस केस में इसका nth टर्म का जो Sn टर्म का इनफाइनाइट का अगर हम लोग को समेशन निकालना है, कंडीशन क्या बताई? कंडीशन है जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर लगातार बढ़ते जाएंगे तो लास्ट टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इनफाइनाइट टर्म में हमें कंडीशन क्या लगी है? r लेस देन 1 ये होना ही चाहिए। तो उस केस में s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, इसको नोट करिए। तो एक एग्जांपल है इनफाइनाइट टर्म के लिए s इनफाइनाइट, ये फाइनाइट के लिए लिख दीजिए फाइनाइट समेशन ऑफ फाइनाइट जीपी और दैट इज इनफाइनाइट जीपी। ये फॉर्मूले से आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1 माइनस आर में r लेस देन 1 चल रहा है और r लेस देन 1 होगा तभी इनफाइनाइट जीपी पॉसिबल हो सकती है, तभी उसका नंबर का समेशन लोग ऐड करके निकाल भी पाएंगे। हाँ, दोनों फॉर्मूले, हाँ फाइनाइट में दोनों हो सकते हैं। ये हमारे पास में सर दो फार्मूला यहाँ है ना, ये हम लोगों ने n टर्म का निकाला ना, ये हम लोग इनफाइनाइट फाइनाइट में दोनों हो सकते हैं। सीरीज तो इनफाइनाइट हो सकती है लेकिन समेशन केवल फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स का निकालना है। देखिए एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। सपोज हम लोगों ने 1 लिया पहला टर्म, हम लोग 2 का मल्टीपल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक फाइनाइट एक सीरीज जनरेट कर रहे हैं जी। आप दो बता रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीपल करें, हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास में r की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 1 चल रही, तो पहला टर्म 1 हो गया। 2 का मल्टीपल करो, 2 आ गया, इसमें 2 का मल्टीपल किया 4 16 32 64। अब बताओ ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंचेंगे हम लोग? लास्ट टर्म हमारा इनफाइनाइट ही होगा, यानी कि वो सीरीज रुक ही नहीं सकती, इनफाइनाइट तक जाएगी, ये इनफाइनाइट हो गया। तो अब हमारे पास में हम आपसे कहते हैं कि हमको यहाँ पे फाइंड नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, छठा टर्म जो है उसकी वैल्यू हमको बताइए। तो आप यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a r टू द पावर n माइनस 1। a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे r की वैल्यू हमारी 2 चल रही है और 6 टर्म है तो 6 माइनस 1, तो ये आ गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर 8 इंटू 4 32। तो देखिए ये 6th टर्म की वैल्यू 32 आ रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 टर्म 32 आ गया। अगर हम आपसे कहते हैं 100 टर्म की वैल्यू बताओ तो भी फॉर्मूले से निकल आएगा। क्लियर? अब ये जो सीरीज जा रही है अब हमको समेशन निकालना है। तो अगर हम आपसे कहते हैं सेकंड पार्ट में फाइंड द सम ऑफ, अगर टोटल सीरीज कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, तो आपसे क्या कहा जाएगा? इनफाइनाइट टर्म का समेशन बताओ। तो जब इसका लास्ट टर्म ही इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट में सब ऐड करोगे तो सब इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस में हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन नहीं निकाल सकते। क्लियर? क्यों? क्योंकि r ग्रेटर देन 2 चल रहा था। r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो ये लास्ट टर्म हमारा बढ़ता चला जा रहा है, समेशन करने पे वो भी इनफाइनाइट पे चला जाएगा। चलिए नहीं निकाला, उसका आंसर डायरेक्टली इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज में उसका
फॉर्मूला लिखने कोई ये आर कंडीशन नहीं है, लेस देन 1 है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये लेस देन 1 है नहीं, तो ग्रेटर देन 1 अगर होगा तो आंसर इनफाइनाइट ही हो गया। तो इसलिए फाइंड द सम ऑफ टोटल सीरीज का सम नहीं पूछा जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स, स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का समेशन निकालना है। अब तो फाइनाइट हो गए, अब पूरी सीरीज का समेशन तो पूछा नहीं है, केवल 10 टर्म का पूछा गया है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 हो गई, फॉर्मूला हमारा S10 लगाया। कौन सा फॉर्मूला लेंगे, a r ग्रेटर देन 2 चल रहा, तो ये हो जाएगा r टू द पावर n-1 अपॉन r माइनस 1। तो ये पहला टर्म हो गया 1, r की वैल्यू चल रही है 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। क्लियर। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ गया, 2 टू द पावर 10 माइनस 1। अब 2 टू द पावर 10 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 तक तो निकाल ही लिया था, 5 32 हो गया, तो 32 को 32 में 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस 1। इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस केस में r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने की वजह से हम लोग इनफाइनाइट टर्म का समेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन फाइनाइट टर्म का समेशन अभी भी पॉसिबल है, वो भी बताते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, उसका आंसर आप खुद ही निकाल ले जाएंगे, बहुत ज्यादा यूज भी होता है फिजिक्स में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1023 फाइनल आंसर। 1024 होता है 32 स्क्वायर 2 टू द पावर 10। ठीक है, अगले एग्जांपल में हम लोग r की वैल्यू लेस देन 1 लेकर के कर रहे हैं आगे। सर ये वाला क्वेश्चन है, r इज ग्रेटर देन 1। सर r जो ग्रेटर देन 1 होगा तो फार्मूला इसको लगाएंगे। r ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको फार्मूला लगाएंगे, लेस देन 1 होगा। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं, अब टर्म नहीं निकालने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक सीरीज का समेशन निकालने जा रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में एक अगले क्वेश्चंस में एक सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब बताइए पहला कि क्या ये एपी है कि जीपी है, यह चेक करना है। कोई कॉमन नंबर ऐड हो रहा है कि या कॉमन नंबर कोई भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला टर्म हमारा 1 हो गया, 1 में हम लोग यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे 1/2 मिलेगा। मान लेते हैं ऐड होने की जगह -1/2 ऐड किया, तो 1/2 में से अगर 1/2 माइनस करेंगे फिर से तो 0 दे देगा, इसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम पहले टर्म में 1/2 ऐड करें, मल्टीपल करें, तो 1/2 उसमें फिर से 1/2 मल्टीपल किया, फिर 1/2 का मल्टीपल किया, इसका मतलब लगातार 1/2 का मल्टीपल हो रहा है। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1/2। तो हमारे पास में अब की बार r की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1 आ गई है। तो लेस देन 1 में ये इनफाइनाइट सीरीज में अब की बार आंसर जो आएगा वो फाइनाइट आ जाएगा। अब इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी टोटल वैल्यू कम होती जा रही है 1 में डिवीजन में। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर इनफाइनाइट सीरीज का हमको यहाँ पे समेशन चाहिए तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला था हमारा a/1 माइनस r। a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू चल रही है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, ये आ गया 1/2 और ये ऊपर जाकर के पहुंच गया 2। इसका मतलब इनफाइनाइट तक ये इसका टोटल आंसर क्या होगा समेशन का 2, और ये क्या एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज का आंसर फाइनाइट हो गया, क्योंकि r हमारा लेस देन 1 चल रहा था। इनफाइनाइट सीरीज का आंसर फाइनाइट है। हाँ, क्योंकि r लेस देन 1 था। तो फिजिक्स में हम लोगों को यहाँ पे एपीजीपी की जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए इसके। इंटू किए ना, तभी तो जीपी है ये, यहाँ पे इंटू चल रहा है इसीलिए ये जीपी है ये, तो ये एपी होता है। लेकिन कॉमन नंबर ही ऐड होना चाहिए था, ये नहीं कि ऐड हम लोग अपने मन से खुद ही कहते हैं। यहाँ पे तो आपने 1 में 1/2 -1/2 ऐड किया, लेकिन अगले टर्म में -1/2 ऐड करने तो 0 हो जाता, तो इसका मतलब एपी नहीं हुआ। मान लें कि कोई आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाए, फाइंड
सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। आपको स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का समेशन बताना है। पहला टर्म है 3, हाँ 8, 3, 8, 13, 23, 28, 33 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट दिया गया है। हमको स्टार्टिंग के 5 टर्म का समेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये एपी है कि जीपी। ऐड हुआ ना S5 ये निकालना है। 32 है। दूसरा टाइप ऑफ सीरीज, तो टाइप ऑफ सीरीज तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि एक कॉमन नंबर 5 ऐड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, एपी हुआ। फाइव टर्म्स, केवल स्टार्टिंग के 5 टर्म्स। देखो एक तरीका और होता है एपी का, हम लोगों का समेशन निकालना है। ये तो वैल्यू है, 5th टर्म की वैल्यू और 5 टर्म का समेशन। हमको यहाँ पे 5 स्टार्टिंग के 5 टर्म का समेशन निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, एपी कंफर्म हो गया। तो आपको यहाँ पे S5 का मतलब 3 से लेकर के 23 तक का समेशन निकालना है। हम लोगों ने जो फॉर्मूला दिया, एक तरीका और है फॉर्मूले का कि आपको जितने भी टर्म का समेशन निकालना होता उतने टर्म में डिवाइड बाय 2 करके बाहर लिख लीजिए और पहला टर्म लिखिए प्लस लास्ट टर्म लिखिए। शॉर्ट मेथड, पहला और लास्ट वाले को ऐड करिए और उतने ही नंबर से डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। जो फॉर्मूला निकाला था वो असली में यही था, लास्ट टर्म 23। तो ये हो गया 5/2। पहला टर्म हमारा 3 है, लास्ट टर्म हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23। अगर नहीं होता, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ती, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो लास्ट टर्म 23। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 26/2, 5 मल्टीप्लाई बाई 13, आंसर आया 65। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने सीरीज के बाद में फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल है, x में डबल पावर, फिर अगला सिंगल पावर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और ये a b c हमारे यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं ये। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी हो तो 2 रूट्स और वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, -b, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर। अब देखिए ये जो हमारे पास में चल रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा है इसी से हमारे पास में यहाँ पे 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस, अगर हम कहते हैं कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस माइनस से हमको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। इसका मतलब यहाँ पे 2 रियल रूट्स, x की जो वैल्यू आती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो 2 रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे सेकंड केस में बोल दें कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो ये टर्म स्क्वायर रूट में हट जाएगा, तो x की केवल एक ही वैल्यू बची। तो उस केस में हम लोग ये कह देंगे 2 कॉमन रियल रूट्स। रियल तो है लेकिन दोनों कॉमन हो गए, वो एक ही वैल्यू रिपीट हुई है। तीसरे केस में अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0,
अब स्क्वायर लेस देन 0 मतलब ये आंसर निगेटिव हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव होगा तो उसको वैल्यू नहीं निकल पाती, तो उस केस में हम लोग ये बोलेंगे यहां पर क्या निकल के आएगा कि इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट एक्सिस्ट करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों को जल्दी निकाल लेते हैं। अगर हम इसके इक्वेशन का फैक्टर कर लेते हैं तब तो बहुत आसानी से निकल आता है। तो सेकंड हम लोग यहां पर अगर एलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस एक्स के साथ ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका जो फिगर होगा वो इस टाइप से आ जाएगा। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैराबोला जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पैराबोला थोड़ा कम ओपन होता है, ये थोड़ा ज्यादा ओपन होता है, तो ये हाइपरबोला हो गया। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ हो गए हमारे डबल पावर में। हाइपरबोला के नाम पे एक कुछ और ग्राफ हम लोग लेते हैं जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ये टॉपिक आपको 11-12 की बुक में नहीं मिलता है, ये हाई क्लासेस में मिलता है। कोई ग्राफ कैसे शिफ्ट करता है, मान लें कि हमारे पास में एक सर्किल की इक्वेशन है, ये इसका सेंटर क्या आया था 0 0, इसकी रेडियस चल रही है a, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर हमको इस सर्किल को राइट साइड में एक्स एक्सिस पर पैरेलल शिफ्ट करना है, तो हमको अगर मान लेते हैं यहाँ से h डिस्टेंस शिफ्ट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास में जो इस सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमको कुछ नहीं करना है, x की जगह पर x माइनस एच का होल स्क्वायर, जहां भी x होगा वहां पे x माइनस एच पुट कर देंगे, बाकी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो अब हमारा सर्किल किधर चला गया, ये शिफ्ट होकर के हमारा यहां से इधर आ गया, यानी कि सेंटर h डिस्टेंस आगे चला गया, तो इसका कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या हो जाएगा h, 0, क्योंकि y एक्सिस पे तो शिफ्ट किया नहीं हम लोगों ने। अगर हम इसको y एक्सिस पे शिफ्ट करना हो हमको, तो y में लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको यहाँ पे कोई भी सर्किल जिसका सेंटर h, k है, तो हम क्या करें, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल के ओरिजिन से पहले h शिफ्ट कर दें, फिर ऊपर y एक्सिस के पैरेलल इधर ये हम लोग k शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। चूंकि हमने शेप नहीं चेंज किया, रेडियस नहीं चेंज किया, इसलिए बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, बस उसके फॉर्मेट में x की जगह पे x माइनस एच, y की जगह पे y माइनस k हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे शिफ्टिंग होती है। इसका यूज करके हम लोग टफ लेवल के ग्राफ भी ले सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने सर्किल में दिखाया, सिमिलरली हम लोग उसमें इलिप्स में और पैराबोला उसमें ले सकते हैं, हाइपरबोला में। अब पैराबोला में इसका यूज करके देखें या स्ट्रेट लाइन में यूज करके देखें। सपोज स्ट्रेट लाइन में हम लोग इसको यूज करते हैं। आपके पास में अगर कोई स्ट्रेट लाइन चल रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और एंगल थीटा है x एंड y, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू mx, जहां पे m की वैल्यू tan थीटा होगी। अब आपसे कह दिया जाए कि इस इक्वेशन में हम लोगों को इस स्ट्रेट लाइन को x एक्सिस पर शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है उठा करके, मान लेते हैं कि हम लोगों को इसको शिफ्ट करना है यहां से h डिस्टेंस राइट में, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सब कुछ सेम रहेगा, मतलब थीटा सेम रहेगा। इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा h डिस्टेंस हो गया, थीटा अभी भी सेम है, h डिस्टेंस शिफ्ट होगी तो इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू m, हम लोगों ने x एक्सिस शिफ्ट किया तो हम लोग x को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एच।
सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, अब बताइए शिफ्टिंग किधर की तरफ हो गई है, आप लोग कुछ सोच के बताइए। y में हमने c सब्ट्रैक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी किधर चली गई, जो ओरिजिन से पास हो रही थी ऊपर चली गई y में, तो ये देखिए c डिस्टेंस ऊपर चली गई। अभी भी हमारा एंगल क्या है, जो यहाँ पे एंगल चल रहा थीटा अभी भी है। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर आप शिफ्टिंग के तरीके से याद करेंगे तो आसान हो गया। अगर हम इसको c को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mx प्लस c। अब देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, ये आपने याद किया था कि y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे c डिस्टेंस पे कट कर रहा है, प्लस c होगा तो ऊपर। अगर हमारे ये स्ट्रेट लाइन हमको नीचे की तरफ शिफ्ट करनी होती तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, प्लस y माइनस सी की जगह y प्लस सी करते थे, तो ये नीचे की तरफ आ जाती स्ट्रेट लाइन। तो इससे हम लोग क्या है कि कोई भी टफ ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं अगर हमको सिंपल वाले ग्राफ प्लॉट करना आते हैं। पैराबोला में देखिए इसको कैसे यूज करें हम लोग। पैराबोला में आपके पास में y इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या प्लस kx लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, हम कहते हैं कि इस पैराबोला को हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, कितना h डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने x एक्सिस पे शिफ्टिंग की है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के x की जगह पे आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि माइनस की तरफ हम लोग मूव किए हैं, तो प्लस h कर दीजिए इसको। तो ये हमारे पास में ये पॉइंट आ गया। बाकी पैराबोला जैसा बना था वैसे ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारे पास में ग्राफ प्लॉट होके आ गया। तो शिफ्टिंग से आपको मालूम पड़ा कि कितना आसान हो गया हमारा ग्राफ को प्लॉट करना। तो ये हमारा शिफ्टिंग को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ और हैं, हम लोग वो भी ले लेते हैं। तो अदर ग्राफ में हमारे पास में एक ग्राफ आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x इंटू वाई इज इक्वल टू प्लस सी इज कांस्टेंट। सी पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब हमको आरएचएस में प्लस चाहिए। तो उस केस में जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो सिमिट्री तो लेगा ही, ये दो साइड से ये ओरिजिन हो गई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा अगर यहाँ पे प्लस सी चल रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहीं पर भी ये कट नहीं करेगा, ओरिजिन पे जाकर के ये इसके पैरेलल होता चला जाएगा, ये आएगा। अगर हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो जाए, -10 -20 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये हमारा पैराबोला जो होगा वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। तो अगर माइनस सी होगा तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, प्लस सी होगा तो ये हमारा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको मालूम है वो जानता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हम लोग ये कहते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ जो आता है वो ऐसा ही आता है। हम लोग केवल राइट साइड में लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट मैथमेटिक्स के हिसाब से निगेटिव हो सकता है, लेकिन फिजिक्स अप्लाई करने पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज निगेटिव नहीं होती तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आया। ये हमारे पास में प्रेशर हो गया वाई एक्सिस पर ओरिजिन, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास में मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, अगर कोई इक्वेशन y इक्वल टू मॉड x है, इसको हम लोग शॉर्ट में मॉड बोल देते हैं। तो y इक्वल टू मॉड x अगर कोई इक्वेशन चल रही है तो इस ये डायरेक्टली नहीं हम लोग कर सकते हैं, इसको हमको ओपन करना होगा बाय ओपनिंग। मतलब y की वैल्यू
प्लस एक्स है, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो y की वैल्यू को हम लोग प्लस एक्स लिखेंगे। कंडीशन क्या होगी, इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, और y की वैल्यू माइनस हो जाएगी अगर x लेस देन, x लेस होगा तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव को निगेटिव में मल्टीपल करके प्लस प्लस कर देंगे हम लोग, इफ x लेस देन 0। अब देखिए हमारे पास दो पार्ट में ब्रेक हो गया, x लेस देन के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स, x ग्रेटर देन के लिए y इक्वल टू प्लस एक्स, और इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये, आप जानते हैं कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, और ये y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री पर बेंड कर रही है, तो ये हो गया। एंड दिस x लेस देन के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स, x ग्रेटर देन के लिए राइट साइड में y इक्वल टू प्लस एक्स, ये हमारे पास में मॉड फंक्शन निकल के आता है। क्लियर? तो हमेशा हम लोग कोई भी मॉड फंक्शन होता है तो उसको ओपन करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, या ओपन करके हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स। आप जानते हैं कि साइन एक्स मतलब x एंगल होगा, रेडियन में यहाँ पे हो सकता है, तो इसके ग्राफ को जब हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो आपको मालूम है कि साइन 0 0 होता है, ये x पे हमने एंगल ले लिया, ये y पे हो गया, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास में जो होती है वो +1 होती है। हम लोग यहाँ पे पहले दोनों साइड से इक्वल ड्रॉ कर लें, ये साइन 0 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये x की वैल्यू 0 मतलब 0 रेडियन, 90 डिग्री पर यहाँ पे π/2 पर x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई +1, क्योंकि साइन 90 होता है +1। ओके, फिर 180 पे जाके पाई रेडियन पे y की वैल्यू साइन 180 हो गया 0, फिर उसके बाद 270 पे पहुंचे तो ये हो गया -1, ये हो गया इस जगह पे 3π/2 पे, फिर जाकर के हम लोग 2π मतलब 360 पहुंचे तो फिर से 0 हो गया, उसके बाद में या इसके बाद में जाकर के रिपीट होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग +π/2 पे है, ये -π/2 पर इसकी वैल्यू -1 दे देगा ये, उसके बाद में ये -π पर 0, फिर -3π/2 पर +1, एंड दिस इज -2π पर ही। तो ये इनफाइनाइट तक एंगल बढ़ता जाता है तो साइन रिपीट होना शुरू होता है। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल टू अगर हम cos x को ड्रॉ करें तब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो y इक्वल टू cos x को हम लोग इसी के साथ में अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ किया हम लोग यहीं पे पॉइंट नोट कर लेते हैं, हमको याद रहेगा, आसान भी होगा। देखिए cos 0 की वैल्यू +1, तो ये cos ऊपर से स्टार्ट हुआ, cos sin 91 होता है, cos 90 0 होता है, ये हो गया +1, और ये हो गया 0 पे, cos 0 की वैल्यू +1, cos π/2 मतलब 0, ये हो गया हमारे पास में cos पाई पर cos की वैल्यू क्या हो गई -1, फिर cos 3π/2 270 पर 0, फिर 360 मतलब 2π पर, 2π पे अगेन +1, सिमिलरली -π/2 -π 3π/2 विद माइनस साइन -2π। तो आपने देखा होगा कि cos और साइन के ग्राफ बस एक से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस ग्राफ को थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका दे तो नीचे रिपीट हो गया। तो ये दोनों ही जो साइन और cos फंक्शन होते हैं इनकी वैल्यू कभी भी +1 से ज्यादा नहीं, -1 से छोटी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इनकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती है। और चूंकि ये रिपीट हो रही है इस वजह से इन दोनों ही फंक्शन को हम लोग कहते हैं दीज आर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है,
साइनसॉइडल फंक्शन कह सकते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं एक एंगल के बाद में, तो 360 के बाद में रिपीट होने लगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो ये वैल्यू +-1 के बीच में ही होती है हमेशा, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा +1 के और +-1 के बीच में होगी। सिमिलरली cos x की वैल्यू हमेशा +1 -1 के बीच में होगी। इसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे tan 90 इनफाइनाइट होता है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जा रही है, तो हमारा tan sin और cos हमारा कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ओके, तो एक ग्राफ हमारा ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गया, साइन फंक्शन, साइन और cos फंक्शन। इसको मैं हटा रहा हूं। तो ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ से इक्वेशन निकालना, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओके, फिर जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ आते हैं, तब तक आप लोग मैथ्स वाले होते हैं, थोड़ा मैथ्स और सीख जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफ का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोगों ने एपीजीपी लिया, उसके बाद में एपीजीपी के बाद में जब आता है तो हम लोग यहाँ पे लॉग के बारे में देख रहे हैं। व्हाट इज लॉग? लॉग के हमारे पास में 3 फॉर्मूले होते हैं। लॉग m इंटू n बेस e। जब कभी भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि बेस e है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, दोनों ही बेस में रहेंगे, सेम रहेंगे। दूसरा हमारे पास में लॉग m टू द पावर n बेस e, तो ये हो जाएगा n लॉग m बेस e। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास में आएगा लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले हम लोग इसके लॉग के यूज करते हैं। फिर ये लॉग हो गया अलजेब्रा में, जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अलजेब्रा में जो बेसिक मैथ्स में यूज होता है पूरे फिजिक्स में, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एक मैथ्स का चैप्टर है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा क्या है? अगर हमारे पास में 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। दिस इज, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। ये ऐसे भी लिखा जाता है, बुक में इस टाइप से नहीं लिखा जाता है। बुक में 1 के आगे एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं वो लोग, वो भी फैक्टोरियल का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म कहाँ पे जाएगा? लास्ट टर्म खुद कह सकते हैं, इनमें से ऐसे सबट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, कम होता चला जा रहा है, तो ये चला जाएगा x टू द पावर n पे। अब देखिए फैक्टोरियल से आपको आइडिया लग गया क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 6 हो गई इसकी वैल्यू। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 24 एंड सो ऑन। इसका मतलब कोई भी फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू वहां के नंबर से कम करते करते 1 तक लेते हैं, तो इसीलिए जो लास्ट टर्म यहाँ पे आया होगा
वो फैक्टोरियल n आया होगा, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है तो पावर 3 फैक्टोरियल 3 हो गया। तो इस केस में n माइनस वन कम होता चला जा रहा है, तो जब फैक्टोरियल n डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर वाले सभी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिजिक्स में पूरी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ x इज वेरी मच लेस देन 1, सपोज x हमारा 0.001 हो गया, तो उस केस में हमारे x अगर 0.01 होगा तो उस केस में x स्क्वायर आपका हो जाएगा 0.0001 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो लेस देन 1 में हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को नियरली इक्वल टू लगाते हैं, शुरुआत के दो टर्म ले लेते हैं बस। तो 1 प्लस nx, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑनवर्ड आगे के जो टर्म होंगे इतने छोटे होते चले जाएंगे कि आप उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होगी। तो इस तरीके से हम लोग का ये अलजेब्रा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का बेसिक मैथ्स में जो बचा हुआ है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो फिजिक्स में कैसे यूज होता है, तो आप लोगों के 11th के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।